नमस्कार। चर्चा में एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि चर्चा है, कुछ ऐसे विषय हैं जो निकल कर आए हैं, जिनकी लगातार बातें हो रही हैं। वो देश से निकले विषय हैं, कुछ स्थानीय विषय भी हैं और कुछ ऐसे विषय हैं जिसकी की लगातार बातें हो रही हैं। कुछ सियासी गलियारे में ऐसी बातें हो रही हैं जिसे लेकर बताया जा रहा है कि क्या किसी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है या फिर आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ की कैसी पृष्ठभूमि है, उसे ध्यान में रखकर लिया गया एक ऐसा निर्णय है जो आने वाले दिनों में प्रभावशाली साबित हो सकता है। कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो बहुप्रतीक्षित चुनाव था, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ, वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, सहयोगी जो थे वो निर्दलीय हैं, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई है। आम आदमी पार्टी के एक विधायक भी यहाँ शामिल हैं। तो अब जब ये सरकार बनी है तो इसमें इसके बहुत से मायने खंगाले जा रहे हैं जिनकी लगातार चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है, जो बड़ी चर्चा का विषय है कि आखिर जब गठबंधन में कांग्रेस थी, मिलकर जब चुनाव लड़ा, तो चुनाव लड़ने के बाद गठबंधन को जब जीत मिली 42 और 6 कांग्रेस, एनसी 42, 6 कांग्रेस 48, मतलब कि आसानी से वो बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके थे। लेकिन उसके बाद जब शपथ ग्रहण होता है तब यह देखने को मिलता है कि कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है कहने का मतलब कि कांग्रेस का कोई भी विधायक मंत्री नहीं बनेगा, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होगा। तो ये एक विषय है। हालांकि बहुत से और भी जो मुद्दे हैं वो सामने आए हैं। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि चर्चा का विषय यही है, जो लगातार बातें हो रही हैं कि आखिर कांग्रेस ने ये स्टैंड क्यों लिया। क्योंकि देखिए, जब जम्मू कश्मीर 2019 की बात है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जब ये पारित हुआ 2019 में, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर। अब वहाँ पर जब चुनाव हुए तो जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम होता है कि वहाँ पर जीते हुए जो विधायक होते हैं या कुल विधायक होते हैं उनका 10% ही मंत्रिमंडल का आकार होता है, मुख्यमंत्री समेत। तो यहाँ पर 90 सदस्य हैं, 5 मनोनीत हैं, मतलब 95। 95 का 10% मतलब 9.5, 9.5 मतलब कि 10 मंत्री मुख्यमंत्री समेत, मतलब मुख्यमंत्री प्लस 9 मंत्री। अब जब ये मंत्रिमंडल बना तो इसमें बहुत से ऐसे चेहरे थे जहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला की वो रणनीति दिखाई दी। ऐसी रणनीति कि उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को साधने की कोशिश की। जैसा कि उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जिसे ये जिम्मेदारी दी वो भी एक बड़ा नाम है, सुरेंद्र चौधरी हैं। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी, उप मुख्यमंत्री की दी गई है। उसके साथ ही साथ और भी उनके सदस्य हैं, कुल मिलाकर मुख्यमंत्री समेत जो भी 5 लोग हैं उन्होंने जो शपथ ली है। एक जो नाम आता है सतीश शर्मा का, सतीश शर्मा निर्दलीय विधायक हैं लेकिन उन्हें मंत्री बनाया गया है। तो उन्हें मंत्री बनाने के पीछे जो बातें सामने आ रही, जो कहा जा रहा है कि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य आधार था वो कश्मीर वाला हिस्सा था, घाटी कश्मीर। वो अगर देखिए तो मुख्य रूप से 3 हिस्से में बंटता है ये पूरा कश्मीर। तो जम्मू से जब प्रतिनिधित्व होने की बात हुई, जम्मू से जब एक कोई प्रतिनिधि हो, इस पर बातें हुई, तो सतीश शर्मा जो कि निर्दलीय विधायक थे लेकिन उन्होंने एनसी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था, घोषणा कर दी थी, तो उन्हें मंत्री बनाया गया है। जम्मू से भी प्रतिनिधित्व मिले सरकार में, इसलिए तो कुल मिलाकर इस तरीके से एक समीकरण साधा गया है। अब जो बड़ी बात मैं कर रहा था कि आखिर कांग्रेस सरकार से बाहर क्यों रही, मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं। बाहर से समर्थन है लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। कांग्रेस का इसमें स्टैंड तो आया है जो ऑफिशियल है कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक हमारे विधायक मंत्री नहीं बनेंगे, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, ये तो एक बयान था, ऑफिशियल बयान था, लेकिन रणनीति क्या थी, इसके पीछे रणनीति जो है मुख्य रूप से जो समझी जा रही है कि जैसा कि सरकार के गठन के बाद ही ये घोषणा हुई है कि जब पहली विधानसभा की बैठक होगी तो उसमें पूर्ण राज्य के दर्जे की तो मांग की जाएगी और साथ ही साथ धारा 370 को लेकर भी एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा उसके खिलाफ। तो ये एक विषय है जो कि कांग्रेस के लिए फिट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि कांग्रेस इससे एक दूरी बनाए हुए है, मतलब न पूरी तरह से पक्ष न विपक्ष, कुल मिलाकर एक खामोशी जैसी स्थिति है 370 को लेकर। क्योंकि अब खुलकर अगर कांग्रेस यहाँ ये बात करती है 370 के विरोध में, तब इसका असर क्या होगा। इसका असर ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसे घोषणा हो गई है, घोषणा हो चुकी है,
महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं, झारखंड के चुनाव होने हैं, बहुत से उपचुनाव होने हैं। इन क्षेत्रों में 370 धारा को लेकर कांग्रेस को कई प्रकार की चुनौतियां झेलनी पड़ सकती हैं अगर वो सरकार में जाती है, और इस विषय पर निश्चित रूप से जब सरकार में होगी तब समर्थन करेगी, तब इसका संदेश किया जाएगा। उसी को लेकर असमंजस में कांग्रेस रही और अंत में यह निर्णय लिया गया कि इससे दूरी बनाकर रखी जाए, मतलब सरकार में शामिल ना हुआ जाए। इसलिए धारा 370 से वो दूरी रखना चाहती है। महाराष्ट्र झारखंड में जैसा मैंने कहा कि वहाँ चुनाव है, यहाँ पर यह मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ जा सकता था, इसलिए कांग्रेस ने सरकार में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा बैठती है ये सारे विषय आते हैं, निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि कहा भी गया है ये विषय आएंगे, और जब ये विषय आते हैं तब वहाँ पर कांग्रेस का अपना क्या निर्णय होता है, कांग्रेस उस विषय पर कैसा स्टैंड लेती है, क्या बोलती है, या फिर दूरी बनाए हुए ही दिखती है। तो ये एक विषय है जिस पर कि लगातार चर्चा हो रही है। कांग्रेस के इस स्टैंड को लेकर, कांग्रेस की इस रणनीति को लेकर ये एक विषय है। हालांकि देखिए, कांग्रेस शामिल नहीं है सरकार में, लेकिन एनसी ने निर्दलीयों के साथ मिलकर, आपके एक विधायक के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और सरकार सुरक्षित है। तो ये एक विषय है जिसकी लगातार चर्चा हो रही है। अब दूसरा हम विषय ले लेते हैं, जो कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए गए। जो बड़ा निर्णय एक जो था कि जो शराब है, वो शराब के जो होलोग्राम अलग अलग स्थानों पर बना करते थे, सरकारें बनवाया करती थी, अब ये होलोग्राम जो है वो केंद्र सरकार बनवाएगी। कुल मिलाकर जैसा कि देखा गया था और ये आरोप लगा था कि नकली होलोग्राम की बात आई थी शराब की बोतलों में, एक तरीके से नकली होलोग्राम बनाकर नकली शराब या फिर इस तरीके की अवैध रूप से शराब बेची गई थी, ये सारे आरोप लगे थे। उस पर जांच भी हुई थी। कई जगहों से होलोग्राम भी ऐसे नकली मिले थे जिन पर कि अभी भी कार्रवाई चल रही है, और बहुत से ऐसे मामले हैं जो अभी भी जांच के दायरे में हैं, खंगाले जा रहे हैं। तो अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो होलोग्राम होते हैं वो अब केंद्र सरकार बनवाएगी। मतलब ये एक बड़ा निर्णय है कालाबाजारी रोकने के लिए। अवैध रूप से जो शराब की जो बिक्री हो रही थी, और कहा जा सकता है कि जिन राशि का भ्रष्टाचार हो रहा था, जो शासकीय राजस्व का हिस्सा नहीं था, उसे रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उसके साथ ही साथ जो एक और बड़ा विषय है जिसका इंतजार था कर्मचारियों को, वो एक विषय है कि 4% डीए बढ़ाया है विष्णुदेव साय सरकार ने। कर्मचारियों का डीए वो 4% बढ़ गया है। 4% बढ़ने के बाद अब ये 50% हो गया है। लेकिन जैसा कि अभी हाल ही में एक बात हो रही थी, मैं बात कर रहा था कर्मचारी नेताओं से, तो उनका ये कहना था कि ये हम तो लगातार मांग कर रहे हैं, ये जनवरी से ही हमारी मांग चल रही है, और ये माना जा रहा था कि सरकार जब इसकी घोषणा करेगी तब इससे जनवरी से ही लागू किया जाएगा। लेकिन अभी ये जो डीए लागू किया गया है ये 1 अक्टूबर से ही माना जाएगा, लागू होगा। मतलब 1 अक्टूबर से ही इसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा, पेंशनर्स को मिलेगा। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि कर्मचारी नेता ये बता रहे थे कि सरकार ने ये कहा था, राज्य सरकार ने कभी कहा था, ये बात कही थी कि जैसे ही केंद्र सरकार का डीए बढ़ता है तो हम भी आपका डीए बढ़ा देंगे। मतलब एक प्रकार का ये आश्वासन था, कोई घोषणा नहीं थी। उन्होंने कहा बातचीत के दौरान ये बातें सामने आई थी। लेकिन जैसे ही आज 4% का डीए बढ़ा है राज्य के कर्मचारियों का, पेंशनर्स का, उसी बीच केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का, केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनका डीए 3% बढ़ा दिया है। मतलब कि अब केंद्र के कर्मचारियों का जो डीए है वो 3% और बढ़ गया है। तो अब जो शासकीय कर्मचारी हैं वो इस आस में हैं कि उनका भी डीए 3% और बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि जैसा मैंने कहा, जो कर्मचारी नेता थे वो कह रहे थे कि ये खुशी तो है, ज़रूर खुशी है, उन्हें प्रसन्नता हुई है कि डीए 4% बढ़ा है, अब 46 से बढ़कर
50% हो गया। इसके पहले होली जब का समय था, होली के समय भी 4% डीए बढ़ाया गया था, तब 42 से बढ़कर 46 हुआ था, 46%, अब 46 से 50 हुआ है। अब कर्मचारी नेता ये कह रहे हैं, ये खुशी तो मिली है लेकिन आधी खुशी है। आधी खुशी इस रूप में कि हम जनवरी से मांग कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि जनवरी से ही इसे लागू किया जाएगा, मतलब इसका एरियर्स उन्हें मिलेगा, लेकिन ये अक्टूबर से लागू हुआ। और दूसरी बात, जब 3% केंद्र ने बढ़ाया है, तब क्या सरकार जल्द ही 3% डीए यहाँ का भी, यहाँ के प्रदेश के कर्मचारियों का, पेंशनर्स का बढ़ाएगी। ये पूरा विषय है। तो मैंने जैसा कहा कि एक बड़ा उपहार है दिवाली से पहले प्रदेश के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को, लेकिन उनकी आस अभी भी लगी हुई है इस ओर कि अब जब केंद्र का डीए बढ़ा है, तब इनका भी, यहाँ के भी कर्मचारियों का बढ़ेगा। उन्होंने इस पर खुशी तो जताई है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि आधी खुशी है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर संवेदना से विचार करेगी। देसी विदेशी मदिरा बोतलों पर चस्पा किए जाने वाला होलोग्राम में अधिक सुरक्षात्मक फीचर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड, महाराष्ट्र से होलोग्राम क्रय करने का निर्णय लिया गया है। तीसरा भी एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि कैबिनेट से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकार ने यह निर्णय लिया है। निर्णय ये लिया है कि जो इमरजेंसी के समय जो लोग जेल गए थे, जिन्हें जेल में निरुद्ध किया गया था, ये भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने यातनाएं सही थी, कुल मिलाकर ये पीड़ा उठाई थी, तो उन्हें भी अब स्वतंत्रता संग्राम, मतलब लोकतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम नहीं, लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया जाएगा। और दिवंगत जो लोकतंत्र सेनानी हैं, उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। मतलब लोकतंत्र सेनानी का, इमरजेंसी के दौरान जो लोग जेल गए, जेल में निरुद्ध रहे, यातनाएं सही, उन्हें लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया जाएगा और साथ ही उनकी अंत्येष्टि पर राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी और साथ ही साथ उनके परिवार को 25,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो ये कुछ बड़े विषय हैं जिससे लेकर कि हम देखते थे कि हमेशा एक प्रकार की राजनीति चलती है। जो इमरजेंसी के समय जो लोग गए हुए हैं, जो मीसा के तहत जो यहाँ पर एक प्रकार की राशि दी जाती है, उनको राशि दी जाती थी, पेंशन दी जाती थी, तो उस पर भी राजनीति देखने को मिलती थी। जब कांग्रेस की सरकार आई तब उन्होंने ये व्यवस्था बंद कर दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इसे फिर से शुरू किया गया और इसमें अब ये बिंदु एक और जोड़ दिया गया है, एक और बिंदु ऐसा जोड़ा गया है जिसे लेकर कि लगातार बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इसके जरिए अब देखिएगा आने वाले दिनों में राजनीति का एक नया दौर शुरू हो सकता है। तो ये कुछ विषय है जिस पर हम बात कर रहे थे। अब जब बात हो रही है तो झारखंड चुनाव की भी बात है। झारखंड जब चुनाव होने वाला है, वहाँ पर गठबंधन की क्या स्थिति होगी। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, दूसरी तरफ एनडीए है। अब ये ऐसा पता चल रहा है, बताया जा रहा है कि करीब 70 सीटें, 69-70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और बाकी देखिए कि क्या उस पर रणनीति बनती है, क्या कुछ होता है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे थे बार बार जो गठबंधन की स्थितियों पर जो बातें हो रही थी, आने वाले दिनों में और भी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर होने वाला क्या है। वहाँ पर स्थितियाँ और स्पष्ट होगी क्योंकि अब तो मतदान की तारीख की घोषणा हो गई है, मतगणना की तारीख की घोषणा हो गई है। तब ऐसे में आने वाले दिनों में थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जिस पर कि चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा कि आखिर वहाँ पर दलों की, विभिन्न दलों की, गठबंधनों की कैसी रणनीति बनने वाली है और आगे पार्टियां कुछ ही दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कैसा रुख अपनाती हैं, किस ओर आगे बढ़ती हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।